आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। देखिए, हम जानते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, तो विविधता का लोकतंत्र से क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जब सामाजिक विभाजन या सोशल डिवीजन के अंदर जो होता है वो राजनीति आ जाए तो क्या होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली नजर में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी भी सामाजिक विभाजन में देखते हैं कि अगर किसी भी सामाजिक विभाजन के अंतर्गत राजनीति आ जाती है तो वहाँ जो है देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो कहीं के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ही करती है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो मामलों में जो है ये प्रॉब्लम ही हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं कि डिवीजन की, अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन जो सामाजिक विभाजन होता है उसमें राजनीति का जब भी इंटरफेरेंस होता है तो उसके जो है हमें स्थिति जो होती है बहुत विस्फोटक और बहुत खतरनाक हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होती है। उनमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन या प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है। उनमें जो होता है कॉम्पिटिशन चलता है और इसी प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन की राजनीतिक विभाजन में, मतलब जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है, जैसा कि कई देशों में हो चुका है, जिसको आज हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे भी कि कहां कहां इस तरीके की चीजें हुई है। देखिए, कहीं भी अगर सामाजिक विभाजन में अगर राजनीति आ जाती है तो वो एक राजनीतिक विभाजन भी बन जाता है और अगर इस तरीके का अगर राजनीतिक विभाजन होता है तो वो उस देश की अखंडता के लिए अच्छा नहीं होता है। परिणामों का दायरा, अगर हम देखते हैं कि क्या क्या परिणाम हुए इस राजनीति विभाजन के कारण, तो हम देख सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले, जिसका जिक्र हम ऊपर पहले भी हम कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में था। मतलब जो उत्तरी आयरलैंड था वो बहुत लंबे समय से यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, मारकाट हो रही थी। इसमें बहुत ज्यादा इसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि यहाँ पे जातीय थी। हमने देखा है कि यहाँ मेन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो धर्म को मानने वाले लोग थे और इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक भी जो है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण भी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ की आबादी जो थी वो मुख्य रूप से ईसाई है, जो होता है वो क्रिश्चियन थी, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। पर इस धर्म के भी दो प्रमुख पंथ है, अलग अलग इनकी शाखाएं थी और इसी में इनके जो आबादी है वो बटी हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो 53% जो है आबादी, जो थोड़ी ज्यादा आबादी थी इस देश की, वो प्रोटेस्टेंट शाखा को मानती थी, जबकि 44% जो लोग थे वो रोमन कैथोलिक थे। और अगर रोमन कैथोलिक की बात करते हैं तो कैथोलिक का प्रतिनिधित्व जो थी वो कौन सी पार्टी कर रही थी, वो नेशनलिस्ट पार्टियां करती थी। और उनकी मांग क्या थी, उनकी ये डिमांड थी कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए, जो मुख्य रूप से कैथोलिक बहुल है। मतलब वहां पे चूंकि ज्यादा कैथोलिक लोग हैं, इसीलिए जो नॉर्थ आयरलैंड है, जो उत्तरी आयरलैंड है, उसको आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। ये किसकी मांग थी? ये कैथोलिक की मांग थी। और इनको इन मांग को कौन पेश कर रहा था? क्योंकि कैथोलिकों को जो पार्टी थी उसका कैथोलिकों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी। तो उन्होंने जो है ये डिमांड रखी थी। चलिए दूसरी ओर भी हम समझते हैं। दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट लोग थे तो इनका भी कोई प्रतिनिधित्व करेगा, इनकी भी कुछ डिमांड होगी। तो चलिए बच्चों समझते हैं। जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनका प्रतिनिधित्व जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो कर रही थी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट देश है। अब इनका ये कहना था, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उनका ये कहना था कि चूंकि ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहे और वो देश जो होता है, जो ब्रिटेन, हम चाहते हैं कि मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला देश है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इनके साथ ही रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में जो होता है वैचारिक मतभेद थे।
तो यूनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपने अपने विचारों को लेके चल रही थी और वो चाहती थी कि उनके जो विचार है वो ही उन्हीं का मतलब जो वो सोच रही है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जिसके चलते क्या हुआ था, बहुत हिंसक कार्यवाही हुई और जिसमें ब्रिटेन के बहुत सारे लोग मारे गए, सेना के जो जवान थे, जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह थे, वो सब भी जो है इसमें मर गए थे। और 1998 में जाके जो है इसमें कुछ फैसला हुआ और ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात को स्वीकार किया। लेकिन हमने देखा कि इस तरीके से जो है जब पॉलिटिक्स यहाँ पर आई और पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस हुआ तो किस तरीके से देश में इतनी मारकाट हुई, इतनी हत्याएं हुई और इस तरीके की हमें स्थिति देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों पर प्रोटेस्टेंट और कैथलिकों के लोग जो थे वो समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हुए थे। तो आप देखिए कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ है और ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था और यहाँ अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है। तो इस तरीके के हमें चीजें वहां देखने को मिलती थी। अगर हम बात करते हैं यूगोस्लोवाकिया की, तो वहां की कहानी का ऐसा दुखद मतलब ऐसा अंत नहीं हुआ था, इतना मतलब इस तरीके से नहीं हुआ था कि वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में जो यहाँ का जो यूगोस्लोवाकिया था वो कई टुकड़ों में बढ़ गया था। अगर हम देखते हैं तो यूगोस्लोवाकिया अगर की हम बात करते हैं तो वहां पे जब इसमें पॉलिटिक्स आई, मतलब जब पॉलिटिक्स या फिर राजनीति का यहाँ पे समावेश हुआ, तो देखिए राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है कि एक देश जो था वो 6 कंट्री में उसको डिवाइड करना पड़ा था, क्योंकि हर जो अलग अलग चीजों को चाहते थे वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका उद्देश्य अलग अलग था, जिसकी वजह से जो होता है इसको उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूगोस्लोवाकिया को 6 अलग अलग देशों में विभक्त करना पड़ा था। तो यहाँ का जो अंत था वो सुखद नहीं रहा था बल्कि बहुत ही दुखद हुआ था। ऐसे उदाहरण के आधार पर कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि इस तरीके की अगर चीजें हमें देखने को मिलती है तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को एक आपस में नहीं मिलना चाहिए, और उनका ये कहना था कि समाज में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए, पर इसके साथ सच्चाई यह भी है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि अगर राजनीतिक और सामाजिक विभाजन एक साथ होते हैं तो इसमें जो है इससे कहीं ना कहीं देश का हमेशा नाश ही हो, ऐसा नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोग राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदाय की उचित मांग और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सामाजिक विभाजन से राजनीतिक दलों को पूरी तरीके से हटा सकते, नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे कार्य ऐसे हैं या सोसाइटी में या समाज में जो होता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के समुदाय को एक प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश करते हैं, उनकी जरूरतों को, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाते हैं, तो ये आवश्यक होता है कि इनका जो है समावेश भी हो। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है और इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। लोगों के पास चॉइस होती है, वो देखते हैं कि किसने क्या ज्यादा काम किया, उसके हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती।
तो कुछ ऐसी भी पार्टियां होती है, अगर हम अपने भारत देश में भी देखें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ एक ही समुदाय को ही उन्हीं के विकास और उन्हीं की बात करते हैं और अदर जो है वो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो होता है वो उन्हीं के हित में राजनीति भी करते हैं। देखिए, डिवीजन सिर्फ डिवीजन मतलब जो विभाजन होता है वो सिर्फ विभाजन तक नहीं रह जाता है, अगर इसमें पॉलिटिक्स आ जाए तो वो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर उसमें एक अच्छी तरीके की अगर पॉलिटिक्स है, अगर बैड पॉलिटिक्स नहीं है और एक अच्छी तरीके की पॉलिटिक्स हो, तो इसमें जो है काफी सकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिल सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, आज हमने देखा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पॉलिटिक्स जो होता है वो सोशल डिवीजन में के अंदर आ जाए तो क्या होता है, पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है, इन सभी चीजों को हमने समझने का प्रयास किया।